इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसे कि मान लो अगर आपको एलएलबी में एडमिशन लेना है तो आपको एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने हैं। एक तो आपको क्लैट देना पड़ेगा, ना इधर आपको सीईटी देनी पड़ेंगे महाराष्ट्र के लिए या किसी भी स्टेट के लिए। तो यहाँ पे वैसे कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी कुछ पर्सन चुने जाते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंसी माने जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द कॉम्पिटेंसी टू एंटर इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको एंटर करना है तो आपको कौन सी कॉम्पिटेंसी चाहिए होगी, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कौन पर्सन है जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो ये वीडियो में ये स्लाइड में देख लेते हैं। टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली सर्टन पीपल आर एलिजिबल। यहाँ पे लिखा है सर्टन पीपल आर एलिजिबल। द फॉलोइंग आर द पीपल हु हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ये फॉलोइंग पर्सन जो भी है वो पर्सन है ओनली कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल। तो देख लेते वो पर्सन कौन है। फर्स्ट पर्सन है दोज विथ अ साउंड माइंड। जो पर्सन साउंड माइंड है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। पीपल हु हैव क्रॉस द मेजॉरिटी एज। जिसने मेजॉरिटी एज क्रॉस की है वो है कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। दोज हु कैन कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे आर डिसक्वालिफाइड अंडर द कॉन्ट्रैक्टिंग लॉ। अगर यहाँ पे डिसक्वालिफाइड नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोज कैन कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे आर क्वालिफाइड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उनको क्वालिफाइड बताया गया है तो वो पर्सन क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं इनकॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कौन से पर्सन है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनकॉम्पिटेंट माने जाते हैं। तो फॉलोइंग पर्सन है, हम लोग पहले देख लेते हैं। To make a contract, certain people are not eligible. The following are the people who do not have the capacity to contract. अभी फॉलोइंग पर्सन है उनके पास तो ये है इनकॉम्पिटेंट टू दी कॉन्ट्रैक्ट। तो वो देख लेते हैं हम लोग कौन से पर्सन है। दोज विथ एन अनसाउंड माइंड। यहाँ पे पहले कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट में साउंड माइंड है, तो अनकॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया, अनसाउंड माइंड। देन माइनर हु हैव नॉट क्रॉस द मेजॉरिटी। अगर माइनर है उन्हें मेजॉरिटी में नहीं आते तो वो पर्सन आ जाएंगे आपके अनकॉम्पिटेंट। दोज हु कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे आर डिसक्वालिफाइड अंडर द कॉन्ट्रैक्टिंग लॉ। अगर ऐसे पर्सन है जिनको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ही डिसक्वालिफाइड कर दिया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गए इनकॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे देख लेते हैं, फर्स्ट में बोला था अटेंडिंग टू द मेजॉरिटी। तो यहाँ पे आपको अटेंडिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी बोला गया है। तो मेजॉरिटी आप कब हासिल कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं बताता। अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी एक्ट 1875 कहता है द एज ऑफ मेजॉरिटी इन इंडिया इज डिफाइंड एज 18 ईयर्स। तो यहाँ पे अगर आपने 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिए है तो आप कहलाएंगे अटेंडिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, आपने अटेंड कर दी है। तो इसमें 2 कॉजेस होते हैं। एक हो गया आपका ये जनरल रूल, दूसरा हो जाता है आपका स्पेसिफिक रूल। स्पेसिफिक मतलब अगर 20 किसी के गार्डियन अपॉइंट किया है कोर्ट ने तो यहाँ पे 21 ईयर एज अगर उस गार्डियन के जो भी माइनर है गार्डियन अपॉइंटेड किया गया है उसके लिए, तो उसने जब 21 ईयर जब कंप्लीट करेगा तब हो जाएगा वो एज ऑफ मेजॉरिटी उसने कंप्लीट कर ली है। ये हो गया आपका स्पेसिफिक रीज़न। तो यहाँ पे देख लेते हैं नेचर ऑफ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं। Since any person less than 18 years of age does not have the capacity to contract, any agreement made with a minor is void ab initio. Void ab इनिशियो इसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ करते हो तो ये फ्रॉम द बिगिनिंग ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। इसमें बहुत ही बढ़िया जजमेंट दिया है, यू कैन गो थ्रू विथ जजमेंट। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। आप केस पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ी है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट आपको केस लॉ प्रोवाइड कर दिए मैंने। एग्जाम्पल 2, यहाँ पे ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी हु इज़ अ माइनर दैट ही वांट टू परचेस बीज कार एट द प्राइस ऑफ 3 लाख। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ कि यहाँ पे ही वांट टू परचेस बी की जो कार है वो परचेस करना चाहता है ए 3 लाख में, 3 लाख। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर मानो ए ने परचेस कर ली और बाद में जाके ए को पता चला कि ये कार तो अच्छी नहीं, मेरे को पसंद नहीं है, तो ये कार मेरे को रिटर्न करनी है बी को।
तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी को जो 3 लाख रुपीज़ दिए गए हैं वो उन्होंने तो पहले ही खर्च कर दिए, इसीलिए वो अगर गाड़ी वापस ही करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बट उसके बदले में वहाँ से आपको कोई भी अमाउंट, जो अमाउंट आपने दी है 3 लाख रुपीज़, वो आपको नहीं मिलेगी रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। आपको तो पता है माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट ये क्या होता है, वॉइड अब इनिशियो फ्रॉम द बिगिनिंग ही वॉइड होते हैं। इसीलिए अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको रिफंड वगैरह कुछ भी नहीं मिल सकता। एक बार हुआ नुकसान तो वो नुकसान ही रहता है। माइनर इज़ नॉट लाइबल टू रिटर्न टू यू। तो ये हो गया वॉइड अब इनिशियो। अब दूसरा देख लेते हैं। पहला रूल जो है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया वॉइड अब इनिशियो। सेकेंड देख लेते हैं यहाँ पे, द रूल ऑफ रिस्टोरेशन डज नॉट अप्लाई टू माइनर रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहाँ पे आपको रिस्टोर नहीं कर सकते, रेस्टिट्यूशन नहीं कर सकते। ये मैगजीन बहुत ही फेमस है। यहाँ पे रूल ऑफ रेस्टोरेशन डज नॉट अप्लाई टू माइनर रूल ऑफ रेस्टोरेशन इफ माइनर गॉट बेनिफिट अंडर एन अग्रीमेंट देन ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रिटर्न द सेम। अगर माइनर ने आपने दिए हुए पैसे खर्च भी कर दिए हैं फिर भी आप उसके पास रिटर्न नहीं मांग सकते, क्योंकि रूल ऑफ रेस्टोरेशन डज नॉट अप्लाई टू द माइनर। तो यहाँ पे रूल ऑफ रेस्टोरेशन अप्लाई ही नहीं होता। तो आपने अगर माइनर ने उसका बेनिफिट ले भी लिया है तो भी आप उसके पास से रिक्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि ये लॉ कहता है, रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन कहता है कि यू डोंट हैव राइट टू रेस्टोर दिस थिंग। थर्ड रूल देख लेते हैं, एग्रीमेंट रिमेन वॉइड इवन इफ फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट हिज एज। यहाँ पे थर्ड पॉइंट कहता है, अगर माइनर ने आपको बोला है, सपोज यहाँ पे सेम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे सेम एग्जांपल देख ले, ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी हु इज़ अ नॉट माइनर। यहाँ पे माइनर लिखा मैंने, नॉट माइनर, दैट ही वांट टू परचेस बीज कार एट द प्राइस ऑफ 3 लाख। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अगर ए ने कॉन्ट्रैक्ट, ए बोलते हैं कि पहली बार मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ तब तो मेरे को कुछ रिटर्न नहीं मिला, या मुझे कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला कि वहाँ से मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो रिटर्न बैक कर सकता हूँ, इसीलिए मैं अब मेजर के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, माइनर के साथ नहीं करूँगा। तो यहाँ पे बी क्या होता है, वो माइनर ही है अभी भी, और उसको जाके बोलता है कि मैं मेजॉरिटी अटेंड कर ली है मैंने, तो आप मेरे साथ वो फिर से वही वाली कार की डील कर सकते हो, अभी मैं तो मेजर हो गया। तो यहाँ पे अगर माइनर बी को पता है कि मैं माइनर हूँ, उसने फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट किया है कि मैंने एज ऑफ मेजॉरिटी कर ली है, फिर भी यहाँ पे ए का जो ब्रीच होता है तो इसके लिए वो रिस्टोर नहीं कर सकता, क्या बेनिफिट लिया वो वापस नहीं मांग सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ए अग्रीमेंट रिमेन वॉइड इवन इफ फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट हिज एज। अगर बी ने रिप्रेजेंट किया है खुद को फ्रॉडुलेंटली, देन अल्सो वो बी लाइबल नहीं है, जो भी रिटर्न करने के लिए कुछ नुकसान किया है तो वो पे रीबैक करने के लिए। तो यहाँ पे आप याद रखना कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना है, तो आप हमेशा ये चीज़ याद रखना। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट में साउंड माइंड होना चाहिए। तो अगर अनसाउंड माइंड है तो वो तो डिसक्वालीफाइड है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, बट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या इडियट जो भी है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट इज इडियट। एन इडियट इन मेडिकल टर्म्स is a condition of mental retardation where a person has a mental age of less than a 3 years old child. Hence, idiots are incapable of understanding the nature of the contract and it will be void since the very beginning. अगर आप idiot के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसको अंडरस्टैंडिंग इन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही उसको समझ में नहीं आएगा, तो आप इसके साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये तो बिगिनिंग से ही वॉइड होगा। बट यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। इलुस्ट्रेशन, A enters into a contract with B for sale of goods when he is a sound mind. A later becomes of unsound mind, the contract is valid. यहाँ पे क्या होता है, A enter into the contract with B, A ने एंटर किया है B के साथ कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स के लिए, when he is a sound mind. अगर इडियट पर्सन है वो पहले साउंड माइंड हो जाता है और उसी दौरान अगर किसी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर वो अनसाउंड माइंड होता है, उसको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की समझ में नहीं आता, वो इनकैपेबल हो जाता है तो वो वॉइड हो जाता है। बट यहाँ पे कैपेबल
कैपेबल है वो करने के लिए, साउंड माइंड है वो, और यहाँ पे अनसाउंड माइंड नहीं है वो, तो इसीलिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो इडियट पर्सन के साथ। देन लुनाटिक, यहाँ पे दिया गया है a person who is of sound mind for certain duration of time and unsound for the remaining duration is known as a lunatic। lunatic को क्या बोलते हैं, कभी कभी वो साउंड माइंड हो जाता है सर्टन ड्यूरेशन के लिए, और कभी कभी अनसाउंड फॉर द रिमेनिंग ड्यूरेशन, और बाकी के टाइम में क्या होता है वो अनसाउंड हो जाता, इज नोन एज अ लुनाटिक, इसलिए उसको लुनाटिक बोलते हैं। वेन अ लुनाटिक एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वाइल ही इज अ साउंड माइंड, अगर लुनाटिक पर्सन है वो साउंड माइंड है जब एंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे वैलिड होता है, इनवैलिड हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज इट इज़ अ अनवैलिड। अगर वो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडरस्टैंड कर पा रहा है, आपके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट, वो सब नेचर आप उसको समझ में आ रहा है, तो वो हो गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज इट इज़ अ वॉइड, अगर नहीं समझ में आता तो वो 100% वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। हम लोग देख लेते हैं डिसक्वालीफाइड बाय द लॉ, ऐसे कौन से पर्सन है जो डिसक्वालीफाइड बाय द लॉ बोले जाते हैं, पॉलिटिकल स्टेटस में आ जाता है। अलाइन एनिमी, जो एनिमीज होते हैं वॉर के टाइम में, उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो आपका वॉइड हो जाएगा। एम्बेसडर्स एंड फॉरेन सॉवरिंग्स, अगर आप किसी भी एम्बेसडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते या फॉरेन सॉवरिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इंसॉल्वेंट पर्सन, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर मतलब उसको समझ में भी आएगा, वो तो इंसॉल्व पर्सन है तो उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एंड कन्विक्ट पर्सन, अगर कोर्ट ने उसको कन्विक्ट करार दिया गया है तो वहीं पे भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देन कारपोरेशन, ये सब वीडियो में नेक्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ कि पॉलिटिकल स्टेटस में अलाइन एनिमीज कौन है, किसी विद एग्जाम्पल के साथ, तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ हो जाता है, तो इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट